हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, आज फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट बने इंडिया। तो आज के इस कैनन हेल्थ टॉक शो में हमारे साथ है डॉक्टर श्वेता बंसल, who's a renowned pulmonologist holding the rich experience of 13 years in managing complex respiratory conditions like COVID-19, asthma, COPD and lung cancer. डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस एपिसोड में। बात करना चाहेंगे मैम आज बेसिक आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड, बट जाहिर है जिक्र तो ये करना बनता है कि दिल्ली एनसीआर का जैसे आप सिनेरियो देख रहे हैं, एक्यूआई इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दर्शकों को। जैसे इन्होंने पूछा कि आजकल दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन कुछ सालों से काफ़ी बढ़ रहा है, स्पेशली ये जो अक्टूबर के बाद जो हमारे वेदर आता है, जो मौसम आता है, जब धुंध बढ़ने लगती है, तो इतना पोल्यूशन आजकल आपने देखा ही होगा। हमारा एयर क्वालिटी ऑफ इंडेक्स, जिससे हम मेजर करते हैं कि हमारा पोल्यूशन कैसा है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि एक तो हमारे पराली का सीज़न आ जाता है, जिसके पंजाब हरियाणा में जो इतनी फसलें जलाई जाती हैं उससे, और हमारे जो कुछ फेस्टिवल्स आते हैं पटाखों की वजह से, ट्रैफिक पोल्यूशन की वजह से, आजकल जो पोल्यूशन है एक बहुत भारी मात्रा में हमारे लिए एक थ्रेट बन चुका है। अगर हम आंकड़े देखें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और ये जो नॉन इन्फेक्टिव हमारी जो मॉर्टेलिटीज़ होती है जिसकी वजह से लोग बढ़ते हैं, तो पोल्यूशन उसमें ऊपर से ऊपर आता जा रहा है पिछले कुछ सालों में। ओके, तो मैम जाहिर है कि जब ये एक्यूआई इंडेक्स बढ़ता जा रहा है तो रेस्पिरेटरी डिजीज़, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा बढ़ रही होंगी। हमारे पास अस्थमा के केसेस आते हैं तो कहीं ना कहीं वो केसेस भी आए दिन बढ़ते जा रहे होंगे। तो ये पॉल्यूशन कैसे प्रभावित कर रहा है? पोल्यूशन, देखिए, जो पोल्यूशन होता है बाहरी कण है जो हमारे अंदर जाता है। तो आपने सुना होगा PM10, PM2.5 जो हम AQI में मेजर करते हैं। तो ये छोटे छोटे कण होते हैं, स्पेसिफिकली जो 2.5 माइक्रोन या उससे कम होते हैं, ये हमारे अंदर जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं, पोल्यूशन की वजह से हमारी जो आसपास की हवा हम अंदर सांस में लेते हैं, उससे वो हमारे फेफड़े के अंदर तक जाते हैं। और कुछ ऐसे कण होते हैं जो अल्ट्राफाइन होते हैं, जो 1 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, वो हमारे ब्लड में भी जा सकते हैं। ब्लड के थ्रू वो हमारे ब्रेन, हमारी किडनीज, हमारे हार्ट, हमारे लीवर, बाकी ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लंग्स और बाकी ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं। ओके डॉक्टर श्वेता, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो क्या लक्षण, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं एक आम इंसान के शरीर में कि ये पॉल्यूशन रिलेटेड सफ़र है या ये एस्थमेटिक पेशेंट इन जनरल है? जनरली क्या है, एस्थमा पेशेंट जो होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं। पेशेंट को बहुत सालों से तकलीफ हो रही होती है, मोस्टली सीजन चेंज से होती है, जो मार्च अप्रैल में भी। लेकिन जो पोल्यूशन रिलेटेड अगर हम अपने एरियाज़ में बात करें तो वो ज़्यादा कॉमन है अक्टूबर नवंबर में। और जो पोल्यूशन रिलेटेड होता है वो जनरली टेम्परेरी होता है, 2-3 महीने जब पोल्यूशन बहुत पीक पे होगा तब होगा। एस्थमा ऐसी कंडीशन है जो आती जाती रहती है, बहुत सालों तक परसिस्ट करती है। तो पोल्यूशन की वजह से देखिए सबसे मोस्ट कॉमन है जैसे गले में खराश होना, खांसी हो जाना। आप बाहर जाते हैं तो खांसी बढ़ जाती है, गले में खिचखिच हो जाना, नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना। और स्पेशली जो दमे के मरीज़ होते हैं उन पे प्रभाव होता है कि उनमें सिम्टम्स के बढ़ जाते हैं, सांस बढ़ जाता है, छाती से सीटी जैसी आवाज़ बढ़ जाती है, कंजेशन हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ में होते हैं। बट आम आदमी में जैसे मैंने बताया लोकल सिम्टम्स होते हैं, आँख में, गले में हल्की खांसी होना, वैसा। सो जब ये सिम्टम्स या कोई लक्षण देखिए आपके पास आता है, कोई विजिट करता है, तो हाउ यू डायग्नोज इट? कोई स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं या क्लिनिकली आप देखते हैं? देखिए, मोस्ट ऑफ दीज एस्थमा जो होता है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कब से है, बचपन से है, उसकी माता पिता को ये एस्थमा की दिक्कत रही है कि नहीं रही। हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर हम उसको कंफर्म करना चाहते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। जैसे हम एक्सरे करा के देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो उसको कर रही है, या एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जो फूक मार के हम टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट 10-15 मिनट का टेस्ट होता है, उसमें हमारी लंग फंक्शंस पता लगते हैं। तो उसमें अगर एस्थमा होता है तो वो आ जाता है। बट पर्टिकुलरली पोल्यूशन रिलेटेड सिम्टम्स के लिए हिस्ट्री ही इज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन एनी अदर टेस्ट। ओके, एज डॉक्टर श्वेता, एज यू आर इन्फोर्सिंग, हिस्ट्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, अवेयरनेस भी ज़रूरी है बिकॉज व्यूअर्स आर वॉचिंग अस, वी आर लाइव, कि क्या ये अस्थमा जो होता है ये जेनेटिक होता है या ये कोई एनवायरनमेंट ड्रिवन होता है? दोनों तरीके के होते हैं। अस्थमा
जेनेटिक भी होता है जिसको हम एटोपिक अस्थमा कहते हैं, और जो लेटर स्टेजेस में होता है जैसे 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, वो नॉन एटोपिक, मतलब वो आसपास के हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से होता है। पोल्यूशन हो गया, स्मोकिंग हो गई, कई कुछ लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं, उससे भी अस्थमा हो जाता है। और सबसे हमारे आसपास के जैसे हमारे हाउस डस्ट माइट, हमें घर में लगता है कि हम घर के अंदर सुरक्षित हैं, बट इंडोर एयर पोल्यूशन ऑल्सो हमारे अस्थमा में कंट्रीब्यूट करता है। तो जो जनरली बचपन में होता है या यंगर एज में होता है वो जनरली जेनेटिक होता है, जो लेटर ग्रुप में होता है वो जनरली, बट ऐसा कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं होता है। दोनों चीज़ें जेनेटिक और नॉन जेनेटिक हो सकती चलती हैं। ओके डॉक्टर बंसल, अगर हमारा ये डायग्नोज हो जाता है, जेनेटिक भी है, जो भी वॉट एवर इट इज, सिम्टम्स आर डायग्नोज, वी आर डायग्नोज कि अस्थमा है या ये पॉल्यूशन रिलेटेड है, वी आर सफरिंग इज टेम्परेरी, तो अब उस केस में आप ट्रीट कैसे करते हैं? देखिए, अस्थमा हम एम्फेसाइज करते हैं कि इट्स नॉट क्योरेबल। हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते बट कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है ताकि वो आपको आगे जाके 5 साल के बाद, 10 साल के बाद परमानेंट ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए अस्थमा का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है इन्हेलर्स। इन्हेलर्स से आप डरिए नहीं। इन्हेलर्स आम जनता में बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि हम इन्हेलर्स लेना शुरू करेंगे तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम हैबिचुअल हो जाएंगे, हम छोड़ नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्हेलर्स जो होते हैं हैबिट फॉर्मिंग बिल्कुल नहीं होते। स्मोकिंग, अल्कोहल ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम हैबिट बनाती हैं, जिनको हम छोड़ नहीं पाते, बट अस्थमा आपकी एलर्जी को दबा के रखते हैं। अस्थमा से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, 2-3 प्रिकॉशंस लेने होते हैं। यू कैन टेक इट फॉर लॉन्गर। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये लंबा लेना चाहिए तो लंबा लीजिए, वरना अपने डॉक्टर के हिसाब से लीजिए, बट आपको अपनी डॉक्टर के हिसाब से दवाई लेनी चाहिए। इन्हेलर से बिल्कुल भी मत डरिए। बाकी अगर इन्हेलर से नहीं ठीक होता है देन कुछ एड ऑन दवाइयाँ होती हैं, वो हम देते हैं, बट मेन ट्रीटमेंट इन्हेलर्स ही रहती है। और एक्सपोजर ऑफ द ट्रिगर फैक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक्सपोजर ऑफ द ट्रिगर मीन्स कि जो आपको लग रहा है कि आपको आपके अस्थमा को बढ़ा रहा है, जैसे पोल्यूशन हो गया, धूल मिट्टी हो गई, जैसे पोलन सीजन, कुछ पेशेंट्स को मार्च अप्रैल में दिक्कत होती है, धुएं से दिक्कत होती है, परफ्यूम से दिक्कत होती है, छोक लगाते हैं तो दिक्कत होती है, तो वो ट्रिगर फैक्टर्स आपको रिकॉग्नाइज करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अस्थमा है तो आप दही खाना बंद कर दो, दूध पीना बंद कर दो। फूड एलर्जीज आर कॉमन बट दे आर लेस कॉमन। ज़्यादा कॉमन होता है हमारे पोलन्स की, हाउस डस्ट माइट। हम जो ब्लैंकेट्स वगैरह लेते हैं उसमें छोटे छोटे हाउस डस्ट माइट होते हैं। हाँ, वो बहुत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन कॉज है इंडिया में एलर्जिक उसका। तो हमें ट्रिगर फैक्टर्स भी अवॉइड करने हैं अलॉन्ग विद द इनहेलर्स। ओके, तो व्यूअर्स ये जान लें कि डॉक्टर ने कहा है कि खुद अपने डॉक्टर ना बने। अगर वंस यू आर डायग्नोज कि आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं और ये मेडिसिन लेनी है, ये इनहेलर्स पे रहना है, यू हैव टू स्टार्ट विद द मेडिसिन एज अर्लीस्ट, क्योंकि आपकी सेहत ही आपके साथ रहेगी हमेशा। और डोंट बी योर ओन डॉक्टर। डॉक्टर से बिना पूछे अपने इनहेलर्स को स्टॉप ना करें, क्योंकि दवाई को शुरू करना इज गुड, बट इसको बीच में डिसकंटिन्यू करना इट कैन बी वेरी बैड फॉर यू। डॉक्टर बंसल, जैसे कि आजकल का सिनेरियो हमारा पॉल्यूशन का है, तो आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे हमारी पब्लिक को कि अपने आप को सेफ गार्ड कैसे कर सके, और कोई ऑलरेडी एस्थमेटिक है तो व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स दे और शी they can use it? जैसे आपने इम्फेसाइज किया कि जो पेशेंट ऑलरेडी लंग डिजीज़ के हैं, आस्थमा, COPD के हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपनी दवाइयाँ बंद नहीं करनी है डॉक्टर से बिना पूछे, और हो सकता है इन मौसम में उनको दवाइयाँ बढ़ानी भी पड़े। सेकंड पॉइंट है, अपने AQI का ध्यान रखिए। जब भी आप बाहर जाएं एक बार AQI चेक करें कि आपका AQI गुड लेवल में है कि नहीं है, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मास्क का इस्तेमाल करें। AQI बहुत ज़्यादा है, 300-400 है, तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग वॉक्स अवॉइड करें, क्योंकि इस वक्त धुंध होती है। धुंध और स्मोक मिलके नीचे बैठ जाते हैं, जो आप इनहेल करेंगे तो आपके अंदर जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट्स लगाएं, एयर प्योरीफायर यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्थमा पेशेंट्स और ये पोल्यूशन वगैरह वायरल ट्रिगर्ड हमारी इन्फेक्शंस को बढ़ाता है। तो एक फ्लू की वैक्सीन होती है जो सबके लिए रिकमेंडेड है। इट्स फॉर ऑल, इवन द हेल्दी इंडिविजुअल्स। जो हमारे 6 महीने से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको पीडियाट्रिशियन की सलाह से, और जो बड़े हैं उनको अपने फिजिशियन की कंसल्टेशन से फ्लू का वैक्सीन हर साल लगाना चाहिए। ये स्ट्रेन जो है हर साल चेंज होता रहता है, हर साल नई वैक्सीन आती है। बेस्ट होता है मार्च, अप्रैल और सितंबर। These are the best season to get vaccinated. Yes, that is once a year. That's the important information again. Dr. Bansal, thank you कि आपने शेयर किया कि हमारे पास फ्लू की वैक्सीन भी है, जिसको अगर हम टाइम से पहले लगा सकते हैं तो हम आने वाली तकलीफ़ों को, आने वाली बीमारियों से बहुत ही सेफ रख सकते हैं अपने आप को।
डॉक्टर बंसल, एक सवाल मेरे जहन में आपसे बात सुनते सुनते आ रहा है कि स्ट्रेस एंजाइटी अगर बात करें तो जैसे आपने अदर रीजंस बताए जो ट्रिगर करते हैं, हाउ फार स्ट्रेस एंजाइटी इज कनेक्टेड टू एस्थमा? Yes, it is one of the very important factors. स्ट्रेस एस्थमा साइकोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी स्ट्रेस आपके एस्थमा को ट्रिगर कर सकता है, दो इसकी परसेंटेज कम है अगर हम कॉजेज़ में जाएं तो, बट एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्पेशली यंग फीमेल्स में. ओके, सिर्फ फीमेल्स में? Young females में because they are more prone to anxiety disorders and they are more related to because of the family pressures and everything, family problems and all. And if we talk about the role of exercise, as you mentioned कि अगर हमारा pollution जो है का इंडेक्स बढ़ा हुआ है तो we should avoid exercising like going outdoor in the morning or late evening hours. और जहाँ तक हम जानते हैं कि बाकी बीमारियों में तो हमें यही कहा जाता है कि exercise plays an important role. अगर आप बाहर नहीं जा रहे, भाग नहीं रहे, कुछ नहीं, बट somewhere I think yoga helps in it. Yes, yoga do support. अगर आपको एस्थमा है आपको ट्रीटमेंट तो लेना ही है, बट एस्थमा जो योगा है वो सपोर्ट करेगा, आपकी लंग्स को डेफिनेटली हेल्दी बनाएगा. आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपकी मसल्स को, रेस्पिरेटरी मसल्स को एक्टिव रखती हैं. सो योगा डू हेल्प. यू शुड डू योगा ऑन रेगुलर बेसिस. ओके, एंड द रोल ऑफ डाइट? डाइट डेफिनेटली देखिए, लंग डिजीज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ऐसी कोई डाइट स्पेसिफिक नहीं है. अगर हम एस्थमा देखें तो हमें पता है कि जिस चीज़ से हमें दिक्कत हो रही है वो हमें अवॉइड करना है, बट जनरली इट शुड बी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. आपको अपने विटामिन लेवल, स्पेशली विटामिन डी, एक विटामिन है दैट जो हमारी स्टडीज़ में दिखाया गया है दैट हैज़ बीन एसोसिएटेड एज अ रिस्क फैक्टर फॉर एस्थमा. सो विटामिन डी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ. यस, अदरवाइज आपको अपने विटामिन जैसे नॉर्मल मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं, बट ऐसे कोई स्पेसिफिक खाना नहीं है कि वो आपको खाना है. ओके, सो डॉक्टर बंसल, आई थिंक आपने बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है पॉल्यूशन से रिलेटेड, हमारे एस्थमेटिक पेशेंट्स के रिलेटेड कि जो सफ़र कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सफ़र कर सकते हैं इस पॉल्यूशन के रहते हुए. आपने हमारे व्यूअर्स को ये बताया है कि आप अपनी अच्छी डाइट का ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखें, एंड इफ़ यू आर ऑन सम पर्टिकुलर मेडिकेशन आपको वो कंटिन्यू रखनी है. बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप कोई मेडिकेशंस खुद ना ले, सेल्फ मेडिकेट ना करें, और डॉक्टर ने अगर मेडिकेशन दी है उसको फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है. और इसके अलावा डॉक्टर ने ये कहा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, रिलीव द स्ट्रेस, लीव द स्ट्रेस, और हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अच्छा खाएं, समय पे खाएं, संतुलित खाएं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रेस से दूर रहें और स्ट्रेस से दूर रखें. सो क्योंकि सांसें हैं, हवा है तो ज़िंदगी है, और हवा हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आई फील, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. तो व्यूअर्स, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, स्टे प्रोएक्टिव, एंड टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ until next time. Thank you, Dr. Bansal, for giving your precious time and sharing knowledge with us. Thank you, viewers.